नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। आज का टॉपिक है दरअसल कॉलेजियम प्रणाली की जटिलताएं, जिसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पेपर 2 से जोड़कर आप देख सकते हैं। विशेष तौर पे आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो रक्षक है एक तरीके से संविधान, और संविधान में जो चीज़ें हैं उल्लेखित हैं, उन उल्लेखन को धरातल पर लागू कराने के पीछे जो जिनकी जिम्मेदारी है वह है न्यायालय व्यवस्था। अगर आप कोई भी गलती करते हो, किसी भी प्रकार की असामाजिक कृत्य करते हो, तो दंड देने का काम दरअसल न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, विशेष तौर पे हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में जो चुनौतियां रही हैं और जो सरकार के द्वारा प्रयास रहे, उन चुनौती और प्रयास को भी उल्लेखित करेंगे। तो कॉलेजियम प्रणाली की जटिलताएं ये टॉपिक, और इस टॉपिक को जिस सवाल के माध्यम से देखेंगे, सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। भारत में कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख लाभ एवं संबंधित प्रमुख मुद्दे या चुनौतियां, जो भी आप कह रहे हैं। तो प्रमुख लाभ क्या है, चुनौती क्या है, इन दोनों पक्षों को आज हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या। तो मैं जब आप इसे राजनीतिक व्यवस्थाओं में, है ना, बहुत सारे परिभाषाओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे बातें कही जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर लेमन शब्दों में समझने का प्रयास करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति व ट्रांसफर, दोनों को जो तंत्र एक तरीके से क्रियान्वित करती है, जो तंत्र जिम्मेदार है नियुक्ति के लिए और ट्रांसफर के लिए, वही कॉलेजियम व्यवस्था है। तो कॉलेजियम व्यवस्था करने का मतलब आपने समझा कि एक ऐसा तंत्र जो नियुक्ति को और ट्रांसफर को दोनों को सुनिश्चित करता हो। किसके किसके? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उसका नहीं, वो फिर अलग चीज़ें उसके लिए हो जाती है। बहरहाल तो ये चीज़ें हुई कॉलेजियम प्रणाली क्या हमने समझा। हालांकि जब आप इसमें कंपोनेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट कहने का आशय होगा संगठन, मतलब कौन कौन से होते हैं। तो जो ये प्रणाली है जो ट्रांसफर और नियुक्ति को एक तरीके से संदर्भित करती है, क्रियान्वित करती है, उसमें सीजीआई स्वाभाविक तौर पे, चूंकि ये न्यायालय संबंधी चीज़ों का एक चीज़ें हो रही है, तो निसंदेह उसके जो सबसे बड़े नेता आप अगर कहें अपने शब्दों में, तो वो उनका होना लाजमी है। तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे, यानी कि 5 लोग, आप ध्यान रखिएगा, यानी कि सीजीआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। तो ऊपर का आप यूँ मान ले तो 4 और 1 प्लस 5, फिर जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इतनी बड़ी संख्या को मिला करके हमारा कॉलेजियम व्यवस्था बनता है, जो इस बात को एक तरीके से संचालित करती है कि कौन से जो मुख्य न्यायाधीश हैं नियुक्त होंगे, किनका ट्रांसफर कहाँ कैसे कैसे होगा। जैसे हालिया में अभी आपने देखा होगा कि जो क्या नाम था, वर्मा, जो चीफ जस्टिस वर्मा जो रहे, है ना, चीफ जस्टिस तो नहीं थे पर हाँ जो वर्मा जी थे, जिनके आवास में 15 करोड़ के आसपास जो कैश है वो मिले जले हुए फॉर्म में। तो उनके ट्रांसफर आदि के संदर्भ में आपने देखा होगा कि सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे उनके द्वारा, जिनको इस बात का पता नहीं है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो चूंकि ऐसा हुआ और किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता, तो निसंदेह उनको कहाँ से कहाँ भेज दिया गया होता। आई मीन जेल भी, ईडी, सीबीआई, पता नहीं किन किन लोगों का दरअसल उनके ऊपर शिकंजा कस गया होता। लेकिन चूंकि सरकार की जिम्मेदारी, आयुक्त सरकार का जो एक रीच है ट्रांसफर और इन चीज़ों के संदर्भ में नहीं है, इसलिए सरकार बार बार गुहार लगाती रही इस कॉलेजियम प्रणाली से कि आप कुछ करो। बहरहाल तो ये चीज़ हुई। अगली बात कही जा रही संगठक के तौर पे हमने देखा, जब हम एक बात और जो संभवतः इस बात को भी बताना अत्यावश्यक है कि कॉलेजियम प्रणाली जो है, कॉलेजियम सिस्टम, दरअसल ये हमारे संविधान में कहीं भी किसी भी प्रकार से उल्लेखित नहीं है। और अगर ये उल्लेखित नहीं है तो निसंदेह आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे फिर काम करता है, ये व्यवस्थाएं कैसे बनी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत सारे जजमेंट रहे, उन जजमेंट के आधार पे एक प्रक्रिया तैयार किया गया, और एक प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसी प्रकार से कॉलेजियम व्यवस्थाओं का स्वरूप ले लिया, और फिर वही आज इन तमाम चीज़ों को संचालित करता है ट्रांसफर और नियुक्ति को लेकर।
तो हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। संगठन की बात करें, जैसा कि हमने बात कर लिया, अब संवैधानिक पर्सपेक्टिव को देखने का बात करते हैं। तो जब भी हम संवैधानिक पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास करते हैं तो दो अनुच्छेद हमारे समक्ष आता है। जैसे आप अगर सीजीआई की नियुक्ति की बात करें, जो 124 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद दरअसल 124 में यह बातें कही गई कि जो भी नियुक्ति होगी उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होगा। तो एक चीज़ें वहाँ हो गई। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो हाई कोर्ट्स हैं, इस हाई कोर्ट्स के नियुक्ति में वहाँ के राज्यपाल की भूमिका भी होगी। ये बातें 217 में, अनुच्छेद 217 में कही गई है। तो 124 और 217 संवैधानिक प्रावधान नियुक्ति को लेकर ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इससे जुड़े, कॉलेजियम से जुड़े कोई भी संवैधानिक जो वैलिडेशन है वो नहीं है। तो ये दरअसल सर्वसम्मति से चल रहा। अगली बात कही जा रही, हालांकि एक सवाल जो संभवतः जब आप प्रीलिम्स या फिर मेंस लगाएंगे तो उसमें ये बातें कही जाती है कि कॉलेजियम प्रणाली में सरकार की भूमिका क्या है। तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है, ना सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना कोई निर्णय को ये कर सकती है प्राथमिक मतलब शुरुआती दौर में। लेकिन यदि कोई मुद्दा, यदि कोई फिर से रिकमेंड यानी कि फिर से उसको ये करने की बात आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खैर जो भी हो, यानी कोई मुद्दा अगर उभर कर आता है जिसमें संवैधानिक मुद्दा रहा हो या फिर किसी भी प्रकार की पारदर्शिता से जुड़े सवाल हो, तब सरकार का जो वहाँ हस्तक्षेप है वो जायज़ हो जाता है। फिर सरकार चाहे तो उसकी जांच प्रणाली आदि भी करा सकती है, ये तब जब मुद्दा आगे बढ़ता है तो। लेकिन इनिशियल फॉर्म में, शुरुआती के दौर में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार का कॉलेजियम प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करते हैं, विशेष तौर पर हम सीजीआई की नियुक्ति की बात करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अगर हम जो ये है उनकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की भूमिका होती है। तो चूंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं वो, तो इनडायरेक्टली हो सकता है किसी भी प्रकार से उसे मैनिपुलेट किया जा सके, माफ कीजिएगा मैनिपुलेट शब्द गलत है, प्रभावित किया जा सके, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ऐसा नहीं है। खैर, तो सरकार की भूमिका ये बातें रही। अगली बात समझने योग्य ये है कि जब हम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉलेजियम प्रणाली का जो एक शुरुआत है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णयों के आधार पर ये चीज़ें बनाई गई। तो एक सवाल उभर कर आता है कि पहली बार इस बात को कब जाना गया कि हाँ, कॉलेजियम प्रणाली ही हमारे जो तंत्र है, विशेष तौर पर न्यायिक तंत्र, उसको विशेष तौर पर जजेस के जो नियुक्ति और ट्रांसफर उसको नियुक्ति करेगा, आई मीन उसको सुनिश्चित करेगा। तो पहली बार 1981 में पहली बार 1981 में दरअसल ये बातें कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि सीजीआई के निर्माण में सीजीआई के नियुक्ति में जो हस्तक्षेप है सरकार का, विशेष तौर पे आप राष्ट्रपति की बात कर लें, न के बराबर होगा। मतलब जरूरी नहीं है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट इस बात से इनकार कर दिया कि आप यानी कि एज अ कार्यपालिका आप हमारे न्यायपालिका के इस तंत्र में भागीदार होंगे, नहीं। 1981 में ये बातें कही गई, लेकिन फिर से 1993 में 1993 में फिर से एक बात उभर कर आती है। और चूंकि आप ये देखिएगा कि कहाँ 80 दशक की बात हो रही, अब 90 की दशक की बात हो रही, तो जब मजबूत सरकार सत्ता में आती है तो निसंदेह उसका प्रभाव कहीं न कहीं न्यायपालिका पे पड़ता है। 93 में दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, जब ये बातें पूछी गई, जब ये सवाल दरअसल वहाँ गया केस के मतलब मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, जब वो सीजीआई की नियुक्ति होगी तो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका हो सकती है। मतलब लेकिन अगर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को कह दिया किसी सीजीआई बनाया जाना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि उनके बात को माना ही जाएगा। मतलब आप एक तरीके से फोकस में रह सकते हैं, लेकिन आपकी बात को पूरे तरीके से माना जाए, स्वीकार्य हो, बाध्य हो, ऐसा नहीं है। 1993 में ये बात कही। अगली बार इससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो दरअसल 1998 में जाता है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को जो मैंने ऊपर कहा उसको और पुख्ता तरीके से स्थापित करती है। मतलब ये कि सीजीआई की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका अहम होगी और राष्ट्रपति की भूमिका ली जाएगी। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनके भूमिका को सुनना होगा, उनके भी जो अपने तर्क हैं, अपने जो बात है उनको सुनना होगा। जबकि 83 वाले में ऐसी बात नहीं कही गई थी। तो 93 और 98 ये 3 प्रमुख सुनवाई आयु कह ले जज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहे, जिसके माध्यम से वैलिडेशन मिला हमारी कॉलेजियम व्यवस्था को, कॉलेजियम प्रणाली को। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई दफ़ा आपने देखा होगा
कि जो प्रीलिम्स हैं उसमें इससे जुड़े सवाल, इससे जुड़े जो ये चीज़ें वो पूछी जाती है। तो कॉलेजियम प्रणाली का विकास हमने देखा कि 1983 से लेकर के 81 से लेकर के 93 फिर 98। हालांकि बाद में भी आपको पता होगा कि जो हमारा 99 जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें ये बातें कही गई थी कि सरकार जो है मतलब एक अलग तरीके का एक ग्रुप बनाना चाह रही है, जिसे हम दरअसल एनजेएसी कहते हैं ना, नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी। तो एनजेएसी का हालांकि संवैधानिक जो इसका वैलिडेशन है वो ज़्यादा था, चूंकि ये किसी 99 संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एनजेएसी की समिति रही, जो एक प्रावधान रहा, उसको विखंडित कर दिया, उसको ये कहे तो निरस्त कर दिया। 2015 में आपने सुना होगा। तो वहां से फिर से उभर करके मतलब फिर से बातें दरअसल कॉलेजियम प्रणाली के इर्द गिर्द ही आ गई। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो एनजेएसी है उसको सरकार के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया 2015 में। 99 संविधान संशोधन के तहत उसे पारित किया गया था। तो ये बातें हैं जिसमें हमने देखा कि कॉलेजियम है क्या और फिर इसका विकास कैसे कैसे हुआ। हालांकि जब हम व्यापक तौर पर इसे समझने का प्रयास करते हैं तो और भी कई एस्पेक्ट इसमें जुड़ता है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए मैं उसे नहीं लाया। बहरहाल अगली बात कही जा रही कि चलिए, आपके पास एनजेएसी था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, अभी कॉलेजियम प्रणाली है। इस कॉलेजियम प्रणाली के क्या लाभ हैं? अगर हम इस लाभ को देखें, स्वाभाविक तौर पे अगर ये हमारे तंत्र का, हमारे न्यायिक तंत्र का एक हिस्सा बना हुआ है, अभिन्न हिस्सा है, तो निश्चित इसके कुछ लाभ रहे होंगे। तो सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। तो लाभ के क्रम में पहली बात कही जा रही है कि न्यायिक स्वतंत्रता। साथियों, हमने कई दफ़ा इस बात को देखने का प्रयास किया है कि जब भी हम लोकतंत्र और भारत जैसे विविध और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करते हैं, तो निस्संदेह पारदर्शिता एक ऐसा आधार है, निष्पक्षता एक ऐसा आधार है, स्वतंत्रता एक ऐसा आधार है जिसके ऊपर ही आप इस लोकतंत्र की जो एक पौध है वो आप लगा सकते हो। इन द सेंस कि अगर आप निष्पक्षता को, पारदर्शिता को, व्यापकता को, स्वतंत्रता को अगर आप हटा देंगे तो फिर ये तथाकथित हमारी लोकतंत्र रह जाएगी, फिर समस्याएं और विकराल हमारे समक्ष रहेगी। जैसे अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है कि जो हमारे ये है, क्या नाम है, चाइना, वहाँ के सरकार में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो बदलने की बात हो रही है। आई मीन तख्ता पलट पे जो भी चीज़ें हों, बहरहाल अभी बहुत कुछ कहने से बचना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ऐसी बात कही जा रही है। तो दरअसल एज अ इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक और भारत के मतलब सामाजिक प्राणी होने के नाते इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने पारदर्शिता को, स्वतंत्रता को विशेष तौर पर अगर स्थान नहीं देंगे तो निस्संदेह ऐसे ही कुछ समस्याएं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो पहली चीज़ जो कॉलेजियम प्रणाली के मुख्य लाभ के तौर पर उभर कर आता है वो है न्यायिक स्वतंत्रता। आप अपने जो स्वतंत्रता है, आपके जो अधिकार हैं, आपके जो भी संवैधानिक अधिकार हो, है ना, तमाम चीज़ें, विधिक अधिकार हो, इन अधिकारों का प्रयोग न कर पाने के पीछे का वजह अगर कोई बनता है तो उस वजह को मिटाने में सबसे जो कारगर चीज़ है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए मुझे जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 और के तहत मैं अपनी ज़िंदगी का एक तरीके से ये चीज़ें जीना चाहता हूँ, तो इसमें कोई बाधक ना बने, इसके लिए गारंटी के रूप में एक तरीके से न्यायपालिका हमारे समक्ष खड़ा है। अगर किसी भी प्रकार की आपके स्वतंत्रता का हनन होता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो हमारे पास 32 नंबर आर्टिकल है जिसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं और फिर कहीं ना कहीं वहाँ से आपको वैलिडेशन मिलेगा कि नहीं, इसके साथ जो भी ज्यादती हो रही है उसको खत्म किया जाए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है, एक तरफ सरकार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, दूसरी तरफ अगर हावी होती है तो उस हावीपन को उस तरीके से जो एग्रेसिव है उसको सुप्रीम कोर्ट कम करेगी या यूँ कहें तो खत्म करेगी। तो निस्संदेह सरकार और न्यायपालिका यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जब भी कन्फ्लिक्ट की बात आती है तो न्यायिक स्वतंत्रता का होना अत्यावश्यक है, इन द सेंस कि एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, एक ऐसी परत होनी चाहिए जहाँ से प्रत्यक्ष तौर पर ये पता चल सके कि हाँ, ये कार्यपालिका का क्या नाम है, ये स्थान है, आई मीन इसमें कार्यपालिका की चलेगी और इसमें न्यायपालिका की चलेगी। जिसे ही हम लोगों ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और यूँ कहें तो कार्य की स्वतंत्रता। अगर मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो शायद अनुच्छेद 50 में आप एक बार देख लेना, अनुच्छेद 50 में ये बातें कही गई कि जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये पृथक होगी, ये दोनों ही अपने अपने जो लिमिटेशन है या यूँ कह लें अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है वहाँ काम करेगी। ना कार्यपालिका
न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी, ना न्यायपालिका कार्यपालिका में। बहरहाल ये संवैधानिक बातें हैं और कहीं न कहीं एकेडमिक बातें हैं। धरातल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समस्या उभर कर आती है और निस्संदेह आपने कई दफ़ा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखे होंगे। लेकिन फिर भी अगर लाभ की बात करें तो कॉलेजियम व्यवस्था का सबसे पहला लाभ ये है कि स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए और वो इस प्रणाली से हमें मिलता है। अगली बात कही जा रही है, अगला दरअसल बेनिफिट या लाभ कि जो सिलेक्शन है, जो चयन प्रक्रिया है, उसमें एक तरीके से जो विशेषज्ञता है उसकी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए बिहार की पटना का जो हाई कोर्ट है, आई मीन पटना बिहार हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट दरअसल उसमें कौन जजेस नियुक्त होंगे, इसकी दरअसल अगर वो व्यक्ति निर्णय ले जो दरअसल इसी क्षेत्र के हैं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर ये निर्णय ले कि हाँ यहाँ XYZ जो व्यक्ति है वो होना ही चाहिए, तो निस्संदेह एक तरीके से जो विशेषज्ञता है वो एक तरीके से होना चाहिए। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को ये करे तो निस्संदेह सरकार के पास जो एक विशेषज्ञता होनी चाहिए न्याय व्यवस्था को लेकर, निस्संदेह उतना नहीं है। सरकार करने का आशय हुआ, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एक तरीके से सांसद हैं, तो सांसद चूंकि हमारे इस बात से आप अवगत होंगे ही कि बहुत ज़्यादा एकेडमिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, और इस लिहाज से ये कहा जाना कि उनके पास ऐसी विशेषज्ञता होगी जिस विशेषज्ञता के आधार पे वो इस प्रकार के निर्णय ले सके सुचारू रूप से, ये अतिशयोक्ति होगी। इसलिए कहा जा रहा है दूसरे लाभ में कि विशेषज्ञता द्वारा संचालन, विशेष तौर पे चयन की प्रक्रिया में अगर लाभ लेना है तो इसी प्रकार की प्रक्रियाओं को, कॉलेजियम प्रणाली को आपको यूँ कहें तो चूज करना होगा। तो ये लाभ हुआ दूसरा लाभ। अगला लाभ अगली जो बात कही जा रही है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म कहने का आशय हुआ लोकप्रियता, है ना, आपने सुना होगा। जैसे प्रोटेक्शन करने का आशय हुआ कि मान लीजिए मैंने सरकार की बात अभी करी, अगर प्रधानमंत्री को किसी राज्य के न्यायाधीश के तौर में, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एक तरीके से वहाँ हाई कोर्ट में अगर चयनित करना हो तो निस्संदेह उनके जहन में कहीं ना कहीं वोट बैंक जैसी स्थिति जरूर रहेगी, क्योंकि वो एक राजनीतिक पहलू है, क्योंकि उनके ऊपर चूंकि वो पॉपुलर हैं, वो लोकप्रिय हैं, जनता का एक उनके ऊपर विश्वास है और उस विश्वास पर खरा उतरने के क्रम में बहुत सारे ऐसे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं जो संभवतः नहीं होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉपुलिज्म, जैसे हमने कहा, इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जो एक सार्वजनिक दबाव है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों द्वारा ये चयन प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए जो पब्लिक फिगर नहीं है, जिन्हें जनता नहीं जानती है, जिनके ऊपर पब्लिक का दबाव नहीं है, जो सार्वजनिक दबाव है वो नहीं है। तो अगर सार्वजनिक दबाव नहीं होगा तो निस्संदेह वो स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चयन का प्रक्रिया स्थापित कर पाएंगे। और ये निष्पक्षता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दरअसल आप एक बात और आगे भी निकल कर आएगी, गोपनीयता और स्वतंत्रता। तो गोपनीयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता ये ऐसे तत्व हैं जो बहुत जरूरी है विशेष तौर पे हमारे न्यायालय व्यवस्थाओं में। और इसलिए कहा जा रहा है कि आपको गोपनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए निस्संदेह आपके ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित की जानी चाहिए चयन प्रक्रिया में जो संभवतः पब्लिक फिगर ना हो, जिनको किसी बात का डर ना हो कि मान लीजिए मैं XYZ व्यक्ति को कर दिया तो मेरी जो फिगर है, मेरी जो एक तरीके से ये है वो प्रभावित होगी। तो फायदा ये है कॉलेजियम व्यवस्था का। अगली बात कही जा रही चौथा, कॉलेजियम प्रणाली के लाभ के क्रम में, कि जो हमारा ये है उत्तरदायित्व है, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जैसे मान लिया जाए CJI द्वारा किसी स्टेट के जो न्यायाधीश हैं उनको एक तरीके से नियुक्त करा गया, अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की फॉल्ट या फिर समस्याएं उत्पन्न होती है तो निस्संदेह इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? हमारा न्यायपालिका होगा। सरकार ये कह सकती है कि वो गलती करा क्योंकि आपने चूज करा था, तो फिर सरकार इसकी जिम्मेदारी से बचेगी। अगर सरकार के द्वारा इस प्रकार की चयन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है तो न्यायपालिका द्वारा किसी भी सेंस में दरअसल आरोप प्रत्यारोप की बात आएगी कि नहीं सरकार ने ऐसे लोगों को चयनित करा जो संभवतः नहीं होना चाहिए था। तो ये जो उत्तरदायित्व से बचने की बात है और जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको एस्टैब्लिश करने के क्रम में सरकार का चयन न करना, सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस ना होना सही बात है। क्योंकि अगर कोई भी समस्याएं उभर कर आती है राजनीतिक तौर पे या यूँ कह ले ये जुडिशियल सेक्टर में, तो निस्संदेह सरकार इस पे हावी हो सकती है। और दोनों तरीके से अपने अपने क्षेत्र में ये करना, निस्संदेह फिंगर आउट करना कुछ हद तक सही होता है। फिंगर आउट कहने का सही हुआ कि अगर आपने कोई कार्य सुचारू रूप से अपने उत्तरदायित्व के साथ नहीं करा तो निस्संदेह एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपके ऊपर सवाल उठाए। तो अगर जुडिशियल सेक्टर में सरकार सवाल उठा रही है तो आपको जवाब देना होगा।
अगर सरकार के कार्यों में अगर कोई निष्पक्षता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, जवाबदेहिता नहीं है, तो जो न्यायपालिका है वो सवाल उठाएगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ सवाल उठाने के क्रम में चेक एंड बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से चयन का जो एक आधार है वो वर्तमान दौर में इस प्रकार से कुछ लाभ देखे जा सकते हैं। तो ये थे कुछ लाभ। आइए अब कुछ चुनौतियां, मुद्दे, समस्याएं देखने का प्रयास करते हैं। कॉलेजियम व्यवस्थाओं में क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौती के क्रम में सबसे पहली बात कही जा रही है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव कहने का ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 4 जो वरिष्ठतम जजेज हैं वो और 1 सीजीआई 5 होंगे। अभी सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर 2 दरअसल वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। तो इतने लोगों के माध्यम से ही मान लीजिए, अगर आप यूँ मान लें 27 और 27 दूना 54, यानी कि 50 80 85, यानी कि तकरीबन ये 85 से 90 लोगों की जो एक मंडली है जो पूरे देश की कॉलेजियम व्यवस्था के तरफ उसके तर्ज पे जो भी ट्रांसफर ये आदि चीज़ें इसको संचालित करती है। तो निस्संदेह कहीं न कहीं एक जो ये है पारदर्शिता है वो अभाव होता है। लोगों को जानकारी नहीं होती है कौन व्यक्ति आ रहा, कौन व्यक्ति जा रहा। जैसे कई दफ़ा ये बात भी कही जाती है कि आज भी हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है, जजेस की बात कर ले, वकील की बात करिए, गिने चुने परिवार के लोग से ही हैं। ऐसा कहा जा रहा है तकरीबन, मैं शायद अगर ध्यान कर पा रहा तो कुछ एक परिवार के ही जो दरअसल सदस्य हैं वो उनके पिता से ये हैं, तो उनके दरअसल फैमिली में कुल मिलाकर ये बातें कही। मैं ये कहना चाह रहा भाई भाई भतीजावाद वाली जो स्थिति होती है ना, नेपोटिज्म वाली, जहाँ आप बॉलीवुड में, राजनीति में इस प्रकार की चीज़ें करते हो, हमारे देश की दरअसल ये जो नेपोटिज्म शब्द है ना, हमारे रगों में बसा हुआ है। आप जिस भी फील्ड में देख लें, चूँकि हमारे शुरुआती दौर में इतना ज़्यादा बंदिश रहा, इतना ज़्यादा एक तरीके से संकीर्णता रहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला ही नहीं। अब जब मौका मिला नहीं तो वही बढ़ पाएंगे जिनको मौका मिला हुआ है। तो निस्संदेह जो ये स्थिति देखने को मिल रही है वर्तमान दौर में, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और लोगों को वर्तमान तत्कालिक तौर पर राजनीतिक रूप से समानता नहीं दी गई, अगर दी भी गई तो उस तरीके से नहीं जिसका सकारात्मक परिणाम बड़े लेवल पे मिल सके। तो निस्संदेह गिने चुने राजनीतिक दल के लोगों ही आगे बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे तो आज की स्थिति वही होगी, आज वही आगे होंगे। तो ये कहा जाना कि वर्तमान दौर में हमारे देश में नेपोटिज्म महज किसी एक सेक्टर में है, ऐसा गलत है। आज तकरीबन हमारे पूरे देश में जो भी सिस्टम आप देख लें, आप अगर यूपीएससी को देख लें, कई बार ऐसा डेटा देखने को मिलता है कि जो यूपीएससी की ये चीज़ें हैं, विशेष तौर पे बड़े पद पे, सेक्रेटरी आदि पे, उस पर जो जनरल दरअसल ये चीज़ें हैं, जो मुख्य धारा के लोग हैं एक तरीके से वही हैं। तो उसके पीछे का वजह है कि सबसे पहले उनको इस बात का एहसास हुआ, वो आपके सिस्टम में आए सबसे पहले, तो सबसे पहले वो आए तो सबसे जो उच्चतम स्थान एक तरीके से वहाँ वही रहेंगे। तो ये बातें कही जा रही। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा साथियों कि जो कॉलेजियम प्रणाली के चुनौतियाँ, उनमें पहली बात ये कही जा रही है कि पारदर्शिता का अभाव है। उन 80-90 लोगों में कौन किसे चयन करेंगे ये वही डिसाइड करेंगे, ना इसमें सरकार ना कोई तीसरा तंत्र दरअसल निर्णय लेगा। एक बार सीजीआई की तरफ से फरमान जारी हो गया कि मतलब यहाँ से ये हो जाएंगे, तो निस्संदेह वो 99.99% चांस है कि वही नियुक्त होंगे। तो पारदर्शिता का अभाव पहली चुनौती है, और अगर पारदर्शिता का अभाव होगा तो निस्संदेह जो जवाबदेहिता है, उत्तरदायित्व जो एक तरीके से है, उसका भी अभाव होगा। और जब आप उत्तरदायित्व का अभाव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक गोपनीयता है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उभर कर आता है। बहरहाल अगली बात कही जा रही है वंशवाद और पक्षपात। इसे एक अंकल जज सिंड्रोम की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आज भी हमारे देश में जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें वंशवाद के तौर पे ये चीज़ें करी जा रही है, जिसे हम अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं। एक शब्दावली है जो आप मेंस में चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बुरी चुनौती है कि एक ही परिवार के विभिन्न जो पर्सन, विभिन्न व्यक्ति, जो सदस्य हैं, वो एक तरीके से इस न्यायालय व्यवस्था को चला रहे हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। अगली बात कही जा रही चुनौती के क्रम में साथियों, नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका द्वारा विलंबन। नियुक्ति में कार्यपालिका द्वारा विलंबन, दरअसल ये बातें कही जाती है साथियों, नियुक्ति भले ही कोई एक व्यक्ति करेगा, माफ कीजिएगा, एक व्यक्ति इन द सेंस जो कॉलेजियम प्रणाली के जो लोग हैं वो करेंगे, लेकिन वहाँ की नियुक्ति एक तरीके से जो अनुमति है वो सरकार के द्वारा ही करा जाता है। कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी नियुक्ति करनी है, तो जो इनिशिएशन है एक तरीके से जो इनिशिएटिव है वो सरकार ही लेती है। दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, आप ऊपर आ जाएं कहीं भी आप, अगर आप है ना, क्या नाम है,
लखनऊ को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट अगर ये करे, इलाहाबाद, वहाँ 2 है खैर। तो अगर आप वहाँ किसी भी मतलब जजेस की नियुक्ति होनी है, ट्रांसफ़र आदि चीज़ें होनी है, तो सरकार ही कहेगी कि इनको बदलो, ये करो, वो करो, आदि-आदि। मतलब कैटलिस्ट का काम दरअसल एक तरीके से ये करेंगे हमारे जो ये चीज़ें हैं कॉलेजियम प्रणाली के लोग, लेकिन जो इनिशिएटिव है एक तरीके से सरकार ही लेती है। तो वही कहा जा रहा है कि नियुक्ति में कार्यपालिका द्वारा बहुत ज़्यादा विलंब किया जाता है। हमारे पास डेटा भी है कि हाई कोर्ट में तकरीबन 60 लाख मामला जो है लंबित है और 30% सीटें खाली हैं। तो जब तक अभी मैंने आपको कहा कि ये जो नियुक्तियाँ आदि हैं, ये जो नियुक्तियाँ आदि हैं एक तरीके से जो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होता है, वो सिर्फ जजेस और सीजीआई मतलब सिर्फ जजेस के द्वारा ही होता है, मतलब सिर्फ जजेस का ही होता है। लेकिन जज के नीचे भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी या यूँ कह लें जो जुडिशियल सिस्टम को देख रेख करते हैं, दरअसल उनकी भी मतलब उनका एक तरीके से जो भर्ती है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर सेंटर में आप यूँ कह लें तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो वही बातें कही जाती है कि हमारे द्वारा माफ़ कीजिएगा कार्यपालिका के द्वारा जो नियुक्तियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा विलंब किया जा रहा है। अगली बात कही जा रही है विविधता का अभाव। जैसे आज तकरीबन हम लोग 80 साल के क्रम में अपनी आज़ादी को हमने अनुभव कर लिया। 80 साल के अनुभव में आप देख पा रहे होंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की स्थिति है हमारे न्यायपालिका में, तकरीबन नगण्य के बराबर है ना? तो ये इस बात को भी दर्शाती है कि आपके देश में इतने बड़े वैविध्य समाज में विविधता का अभाव विशेष तौर पे इस क्षेत्र में देखने को मिला है। हालाँकि ये बात अभी राजनीतिक गलियारों में ज़ोर-शोर से मची हुई है कि हो सकता है तो एसटी-एससी की जो ये है रिजर्वेशन है वो इन प्रक्रियाओं में भी हो। बहरहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अभी ये देखना है कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। तो ये कुछ हमारे समक्ष चुनौतियां रही साथियों, जिसे हमने समझने का प्रयास किया। अगली बात है न्यायिक नियुक्ति सुधार हेतु उपाय। अब कहा यह जा रहा है कि जो हम नियुक्तियां कर रहे हैं विशेष तौर पर जुडिशियल एडहॉक विच मीन्स और न्यायिक नियुक्ति तो न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में किस प्रकार के प्रयास किए जाएं जिससे कि सुधार हो सके और हम ये कह सकें पारदर्शिता के साथ चीज़ें स्थापित तरीके से व्यवस्थित तरीके से हो, जिससे एक विश्वास जो है वो लोकतंत्र पे बना रहे। क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास एक ऐसा आभूषण है जिसे आप अगर हटा देंगे तो फिर ये समस्याएं बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली भी उभर कर आ जाएंगे। तो पहली बात कही जा रही कॉलेजियम प्रक्रियाओं का संहिताकरण कहने का आशय होता है कोडिफिकेशन। और कोडिफिकेशन इन द सेंस कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि तकरीबन जो कॉलेजियम प्रणाली में जो लोग हैं, जजेज हैं और जो वरिष्ठतम जजेज हैं, उन्हीं के द्वारा ही तमाम कानून आदि बताए जाएंगे कि कौन मतलब कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो मानदंड वही स्थापित करते हैं, वही निर्धारित करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपको पारदर्शिता बनाने के लिए, आपको स्थिरता बनाने के लिए, आपको जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए आपको कोडिफाई करना होगा, आपको नियम बनाने होंगे, आपको कानून बनाना होगा। और उन्हीं कानून और मानदंड के आधार पे एक तरीके से संरक्षण अगर हो तो निसंदेह जो हमारे समक्ष जो ये अंकल जज सिंड्रोम की जो एक समस्याएं हैं वो एक तरीके से कम होगी या फिर न के बराबर होगी। तो कोडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, संहिताकरण। अगली बात कही जा रही है नियुक्तियों में विविधता बढ़ाना। नियुक्तियों में विविधता इन द सेंस कहा यह जा रहा है कि अभी मैंने आपको कहा कि कुछ एक परिवार ही हैं जो पूरे व्यवस्थाओं को घेरे हुए हैं। इनमें महिलाओं की स्थिति नहीं है, महिलाओं की जो स्थिति प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है। जो एससी और एसटीज़ हैं उनकी भी पुरजोर जो संख्या होना चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको वैविध्य क्षेत्रों से लोगों को इसमें इंक्लूड करना होगा, जोड़ना होगा। हालांकि इसके पीछे कई दफ़ा ये बात भी कहा जाता है साथियों कि चूँकि हमारे देश में अभी अभी महिलाओं को शिक्षा मिलना शुरू हुआ है, और आपको पता होगा कि जज बनने के लिए मिनिमम आपको 15 से 20 साल तक शुरुआती तौर पे 10 साल आपको ये करना होगा। पढ़ाई करने के बाद आपको 10 साल कम से कम जो ये है वकील की जो स्थिति है वो करनी होगी, आपको एक तरीके से वहाँ समय देना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की शिक्षा अभी अभी शुरुआत हुई है, तो इसके जो परिणाम हैं, जो सुखद परिणाम एक तरीके से देखने को मिलेंगे आने वाले दशक में मिलेगा, 5 साल 7 साल 10 साल के बाद। लेकिन फिर भी जो महिलाएं हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जजेस महिलाएं नहीं हैं, तो जो हैं जो एक तरीके से वहाँ पहुँच चुकी हैं उनको बेहतर एक तरीके से मंच मिले, उनको अवसर मिले और फिर वो नियुक्तियों का आधार बन सके, ये बातें कही जा रही। विशेष तौर पे वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्ग में महिलाएं एक स्वाभाविक तौर पे वंचित समझा जाता है। सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे महिलाओं को बहुत
समय तक वंचन झेलने को मिला है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों को की भूमिका भागीदारी यहाँ सुनिश्चित करें ताकि जो वैविध्यता है वो बन सके। अगली बात कही जा रही है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। कई बार जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर आप सिविल सर्विसेज में देख लें, अगर जैसे आप सेना में देख लें, आपने अगर कोई युद्ध हुआ मान लिया जाए, और जैसे अभी जो आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के, है ना, ऐसा पता नहीं उन्होंने क्या गोली चला दिया, क्या बम छोड़ दिया कि उनको इतना ज़्यादा एक तरीके से मेडल मिली। दरअसल बात ये की जा रही कि आप अगर अपने ही देश में देख लें, जो सेना होती है, जो हमारे अफसर होते हैं, अगर वो बेहतर कार्य कर रहे हैं तो उनको ये मिलता है, उनको एक तरीके से मेडल मिलता है, उनको पदोन्नति मिलती है, उनको एक तरीके से बेहतर प्रदर्शन होने के बाद उनको कुछ इनाम मिलता है। वही कहा जा रहा है कि हमारे देश में विशेष तौर पे जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं आपको मूल्यांकन आधारित व्यवस्था कुछ ऐसी करनी होगी कि अगर आप बेहतर कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यायालय में आई मीन जो मतलब न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सक्रिय हैं और आपके प्रभाव से हमारे समाज जो जन कल्याण है वो एक तरीके से सुनिश्चित हो रहा है, तो निस्संदेह आपको कुछ बेहतर होना चाहिए, आपको आगे बढ़ाए जाने के लिए, आपको किसी भी प्रकार का मेडल आदि देने के लिए। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की क्रिया विधि को यूँ कहें तो संचालित करना होगा, आपको इसमें जोड़ना होगा जिससे कि तमाम जो ये हैं हमारे न्यायाधीश हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन ये बातें कही जाती है। आखिरी बात कही जा रही, चूँकि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं और इसमें तकनीक का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ना करें तो निस्संदेह समस्याएँ कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी, इनफैक्ट पूरी नहीं हो पाएगी। बातें जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी कहा था कि जो हाई कोर्ट है उसमें तकरीबन 60 लाख जो ये हैं, क्या उसको कहते हैं, लंबित जो मामले हैं, केस पेंडिंग है वो है। तो इन 60 लाख केस पेंडिंग को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के क्रम में आपको कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का सहारा लेना होगा। ये कैसे? हमने कई दफ़ा बात करा है कि सबसे पहले जैसे कई दफ़ा आपने देखा होगा कि हालाँकि अब तो ये चीज़ें हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे कि ऑनलाइन जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको किया जा रहा है। जैसे जजेस की जो सुनवाई हो रही, तारीख पढ़ रहा, तो ये सब ऑनलाइन बहुत तेज़ गति से किया जा रहा है। उसी प्रकार से ये कही जा रही कि आज भी, हालाँकि मैं आगे बताऊँगा, कि मात्र 22% ही ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन व्यवस्था को सुनिश्चित करा पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों को हमारे अवसंरचना में, जुडिशियल अवसंरचना में, न्यायिक तंत्र में स्थान देना होगा, स्थापित करना होगा, जिससे कहीं न कहीं हमारी जो एक विलंबता है हमारे पेंडिंग की केस की, जो पेंडिंग का मामला जो दरअसल वो कम होगा। तो इस प्रकार से हम तकनीकी के माध्यम से भी अगर हम समन्वयता के साथ आगे बढ़ा सके तो निस्संदेह ये जो समस्याएं हैं विशेष तौर पे कम होती हुई दिखेगी। और चूंकि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए, विजिलेंस करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी सेंस में आपको जो तकनीक है उसका प्रयोग करना होगा। तो तकनीक का प्रयोग करके इस बात को, इस समस्या को समाधान पा सकते हैं। तो ये थे आज के विश्लेषण साथियों। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल अपनी निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।